रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करने का अगर ये सीक्रेट आपको पता चल जाए तो फाइनल एग्जाम में आपके 2-3 मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। और अगर आप इससे पहले मॉक टेस्ट में ये सब टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस इसलिए पढ़ने चाहिए बिकॉज दिल तो बच्चा है जी। अगर 15-20 लाइंस का पैसेज पढ़ने बैठोगे तो नींद तो आएगी ना। रीडिंग तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कब अटेम्प्ट करने हैं, स्टार्टिंग में करने हैं या फिर बाद में, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं या फिर पैसेज पहले पढ़ना है, और इसकी प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को तैयार करने का सोर्स क्या है, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करते वक्त हमें आइडियली कितना टाइम देना चाहिए। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आपका क्लैरिटी फॉर बैंक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की कि आप किस तरीके से 100% स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं मुंह उठाकर बात नहीं कर रही, मेरा इंग्लिश में कुछ एक्सपीरियंस रहा है। फाइनल IBPS एग्जाम में मैंने 24.75 मार्क्स सिक्योर करे हैं। तो एक टाइम था जब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बेयरली 20 to 30% मेरी एक्यूरेसी आया करती थी, जबकि अब मोर देन 90% है ऑलवेज। और कुछ कुछ टेस्ट्स में तो 100% परसेंटाइल भी रही है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा। तो फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। कितने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में? तो फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 8, 9, 10 इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 1/3 पोर्शन आता है डायरेक्टली एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में, और मेंस में 3 to 5 RCs आती हैं। और सोचो, अगर आपकी RCs स्ट्रॉन्ग है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कितनी एज मिल सकती है एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। आई एम डैम श्योर इस क्लास को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को करने में। और इस वीडियो में मैं आपको रियल एग्जांपल दे के भी बताऊंगी, रियल डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि मैंने कैसे ओलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। उसमें 8 क्वेश्चंस दिए हुए थे और जबकि मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक आए, और किस तरीके से मैंने कम टाइम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व किया। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मेरा RC भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरा RC भी बहुत वीक था। तो मुझे स्टार्टिंग में मे बी 20 to 30% मेरे ठीक होते थे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस, और मुझे काफी डर लगता था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से। लेकिन अब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, इवन 100 परसेंटाइल भी आती है अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। अगर आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और आप अपने मार्क्स RCs में इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जो वर्ड आता है कॉम्प्रहेंशन, यानी कि कॉम्प्रहेंड करना, जो लिखा हुआ है उसको अपने दिमाग में समझना कि ये कहना क्या चाहता है। आपने एक मीम भी देखी होगी कि कहना क्या चाहते हो, तो आप ऐसा लगा लीजिए कि उसी मीम पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस बेस्ड हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस पे डिफरेंट थीम्स पर आते हैं, करंट अफेयर्स पर आते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है, अगर कोई भी लेटेस्ट एडवांसमेंट हुई होगी तो उसके बारे में वो पैसेज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, 2020 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें कोविड से रिलेटेड पैसेजेस पूछे हुए थे, कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड पैसेजेस पूछे हुए थे। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बिकॉज न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, जो कि अब करंट में चल रहा है, आप उससे फेमिलियर होंगे। ये बात तो ठीक है फ्रेंड्स, बट प्रॉब्लम यहां आती है कि न्यूज़पेपर्स को पढ़ना कौन सा आसान है। कुछ एस्पिरेंट्स जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर को समझना काफी डिफिकल्ट रहता है, और वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में, जो कि सभी सजेस्ट करते हैं पढ़ने को। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगी आप डायरेक्ट द हिंदू पे जंप मत कीजिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स से या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर इंडियन एक्सप्रेस, और धीरे धीरे आप द हिंदू पर भी जंप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप उस तरीके के एस्पिरेंट नहीं है जिसको कि न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, या फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि न्यूज़पेपर में लिखा क्या हुआ है, या फिर आपकी वो कैब कम है, या फिर आप अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उस कंटेंट को पढ़िए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, कुछ एस्पिरेंट्स को, कुछ बैंक एस्पिरेंट्स को नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना पसंद है। फॉर एग्जांपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस तरीके से अदर नॉन फिक्शन बुक्स हैं लाइक हाउ टू टॉक टू एनीवन, और कुछ बुक्स हैं लाइक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या फिर ईट दैट फ्रॉग। इस तरीके की जो बुक्स हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी में भी हेल्पफुल होंगी, आप अपनी पर्सनैलिटी एनहांस कर सकते हैं इन बुक्स को पढ़कर, जो कि आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगी समवेयर डाउन द लाइन।
बट फ्रेंड्स, अगर इंटरव्यू के एस्पेक्ट को साइड में रखकर बात करें, आपको मेनली अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स इंक्रीज करनी है, तो आप जनरली आधे घंटे के लिए या फिर 15-20 मिनट के लिए ये बुक्स रोज पढ़ सकते हैं। आपको सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन भी मिलेगी और आपको कॉम्प्रहेंड करना भी आएगा। उसी तरीके से कुछ लोग नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं, फिक्शन बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। आप चेतन भगत के नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और नॉवल आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, या फिर एक अलग से हॉबी डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं होता तो आप नॉर्मल गूगल पर जाकर कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी ना किसी चीज में तो इंटरेस्ट होगा ही ना। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड कोई न्यूज पढ़ सकते हो। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंड करने का। जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि हमें डिट्टो वो चीज समझ आए, 100% समझ आए। आपको इतना आना चाहिए कि मोर देन 70% आप उसको समझ पाओ। वहां पर वोकैबुलरी में अटक कर नहीं रह जाना कि इस वर्ड का मतलब नहीं पता चल रहा तो मुझे आगे लाइन कैसे समझ में आएगी। आपको यह देखना है कि वो किस टाइप की फीलिंग कन्वे करना चाहता है। क्या वो पॉजिटिव फीलिंग के बारे में बात हो रही है या फिर नेगेटिव फीलिंग के बारे में। तो इस तरीके से आप ये सब देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े एग्जाम निकला है और वो भी अच्छे मार्क्स से निकला है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपने आंख, नाक, कान, सारी सेंसेस ओपन रखिए। जो भी एनवायरमेंट में हो रहा है, जो भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, सो दैट अगर आपके जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज में वो चीज के बारे में आता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपको 10% भी उसका आइडिया नहीं है कि वो चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले सीएए एनआरसी के बारे में बात हो रही थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी के बारे में बात हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए बिल्कुल नई टर्म हो, आपने इसको पहली बार सुना हो। अगर उस टाइम आपके न्यूज़पेपर में ये सब आ रहा है तो आपको हल्का फुल्का अंदाजा होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली मतलब है क्या, ये कहना क्या चाहता है, किससे रिलेटेड है। इतना तो पता होना ही चाहिए, क्या ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आप यूट्यूब भी चलाते होगे तो ये तो हमें थंबनेल में देखकर भी पता चल ही जाता है कि एग्जैक्टली है क्या, या फिर एक आइडिया तो हो ही जाता है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने सारी सेंसेस ओपन रखिए ताकि आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कॉम्प्रहेंड करने में दिक्कत मत हो। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना है या फिर एंड में या फिर बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लेट्स सपोज 8 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और 11th क्वेश्चन से शुरू होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और 18 क्वेश्चंस तक सारे ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस है, तो आप उसको उसी टाइम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लेट्स सपोज 1 to 10 क्वेश्चन वन लाइनर है या फिर ग्रामर से है, एरर डिटेक्शन से है, वो सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको उसी टाइम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दें, आप इसको लास्ट के लिए छोड़ दें, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमारी ज्यादा अटेंशन मांगता है और दूसरे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम अटेंशन मांगते हैं। अगर आप दूसरे वन लाइनर क्वेश्चंस पहले कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी अच्छे से बाद में हो सकता है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी के ज्यादा चांसेस हैं। कैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, और जो क्वेश्चंस हैं, किसी में मैच द कॉलम पूछा हुआ है, किसी में फिलिप्स पूछा हुआ है, किसी में एरर डिटेक्शन पूछा हुआ है, और लेट्स सपोज उसमें पैराजंबल्स नहीं है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है और बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मिसलेनियस क्वेश्चंस को आप पहले कर लीजिए, बाद में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए टाइम बचाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो आपको एटलीस्ट 5-6 मिनट्स तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को देने ही चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए सो दैट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए ज्यादा टाइम बच पाए, और जितना ज्यादा टाइम आपके पास बचेगा उतना आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो जल्दबाजी में अटेम्प्ट करते हैं हम, और जल्दबाजी में क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स अच्छी है ना तो आपके इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ज्यादा मार्क्स आएंगे, और आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सिर्फ कॉम्प्रहेंशन में ही फायदा नहीं पहुंचाएगा बल्कि अदर एस्पेक्ट में भी आपको बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, पजल आप अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे, उसमें भी कॉम्प्रहेंड ही तो करना होता है ना पजल को, तो वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे, और मेंस में स्पेशली काफी बेनिफिशियल होगा ये सब करना आपको। और रीजनिंग में जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो क्रिटिकल रीजनिंग आती है, उसमें आपको काफी बेनिफिट करेगी ये स्किल। इसके अलावा जो डीआईज आती हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है क्वांट में, उसमें भी आपको बेनिफिट
होगा और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी आपको बेनिफिट होगा। आपको पता ही होगा कि 25 टू 30 मार्क्स हमारे डिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए अलॉट हुए होते हैं और उसमें हमें ऐसे और लेटर लिखना होता है। तो ये जो आपकी स्किल्स हैं वहां पर भी काम आएंगी। इसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है। अभी के लिए ये वीडियो हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तक ही सीमित रखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो पैसेज में लिखा हुआ है वही समझो, कुछ अलग से अपने इंटरप्रिटेशन मत निकालो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की है, आपको इकोनॉमिक्स का A to Z सब कुछ आता है, और फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल उस पैसेज में कुछ और ही एस्पेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो आप वहां पर अपनी नॉलेज मत घुसाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पैसेज गलत होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, ज्यादा और इंक्रीज ये कभी भी इकट्ठे नहीं आते। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि हम इकट्ठे यूज कर लेते हैं, और अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहां पर रॉन्ग करना है। तो सरकास्टिकली आपको पता चल गया होगा, और या फिर पहले से पता भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स मैं आगे दूंगी कि आपको किस तरीके से इनको गलत नहीं करना है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है या फिर पैसेज पढ़ना है, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं और बाद में क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे तो मैंने ये सारे एग्जांपल्स, ये सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके देखी हैं अपने मॉक टेस्ट में, और इन पे सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जब मैंने पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया, पहले क्वेश्चंस को बिना देखे, स्टार्टिंग में जब मैंने पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया तो एक लेथार्जिक, ये आलसपना आने लगता है जब आप पढ़ते हैं, और बीच में आप भटक जाते हैं उस पैसेज पढ़ने से। आपको समझ नहीं आता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट आप पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज 15-20 लाइंस का पैसेज होगा और अलग अलग बात की होगी, कुछ कीवर्ड्स भी मुश्किल लिखे होंगे, या फिर कोई वो कैब ऐसी यूज हुई होगी जो कि हमें उसका मतलब नहीं पता। तो इस तरीके से मोनोटोनस एक्टिविटी हो जाती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पैसेज को पढ़ना। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू रीड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद पैसेज पे जाइए। क्वेश्चंस कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी में एंटोनिम, सिनोनिम पूछा होता है कि इसका विलोम शब्द क्या है या इसका पर्यायवाची क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड का पर्यायवाची या विलोम शब्द पता होना, ये तो आपकी वोकैब में हो सकता है कि पहले आपको पता भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आगे मैं आपको एग्जाम्पल में डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि एक क्वेश्चन था जिसमें कि सिनोनिम पूछा था, कट थ्रोट वर्ड का सिनोनिम पूछा था, जो कि मुझे पता था, तो मैंने बिना पैसेज पढ़े ही उसको अटेम्प्ट कर दिया था। लाइकवाइज किसी का एंटोनिम पूछा हो सकता है, वो भी हो सकता है आपको बिना पैसेज पढ़े ही उसका आंसर आ जाए। तो आप पहले इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, और बाद में जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसको डबल वेरीफाई कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि क्या उसका मतलब ये सही यूज हो रहा है या फिर कुछ और यूज हो रहा है। ये चीज मैंने आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताई है, और इसके अलावा और वीडियोस भी बनाऊंगी, उसमें भी ये डिटेल में करके बताऊंगी। इसके बाद आप और क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, और उसके कीवर्ड्स याद कर सकते हैं दिमाग में कि ये कीवर्ड एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर आप क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि इकोनॉमी पे पैसेज बेस्ड हो, एनवायरमेंट पे बेस्ड हो, या फिर पॉलिटी पे बेस्ड हो। तो उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि पैसेज किस टॉपिक पर बेस्ड है। और फिर क्वेश्चंस के उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए, और जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो कीवर्ड कहीं मिलता है तो वहां पर ज्यादा फोकस कीजिए, वहां पर अपना ज्यादा ध्यान लगाइए। और फिर आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ सकते हैं, फिर आप पैसेज से क्वेश्चन देख सकते हैं। उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया है। आप उस डेमोन्स्ट्रेशन से अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। और फ्रेंड्स, पैसेज पढ़ते वक्त आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा तो आपको वहां पर बिल्कुल घबराना नहीं है, वहां पर आपको अपनी नर्व्स लूज नहीं करनी है। आपको उस कीवर्ड को, उस वोकैब को इग्नोर करना है, जैसा कि मोदी जी रवीश कुमार को इग्नोर करते हैं। फ्रेंड्स, ये सरकास्टिक कमेंट था, इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा। मुझे इस पॉलिटिक्स से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। एनीवेज, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ते वक्त स्किम करना है, स्किमिंग टेक्निक आनी चाहिए, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़कर एक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है, या फिर उसके आसपास का एक आइडिया आ जाना चाहिए। तो स्किमिंग करते वक्त आप नंबर को, फैक्ट्स को, कीवर्ड्स को ये इग्नोर कर सकते हैं। कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना होगा, और आपको एंटिसिपेट करना आना चाहिए कि इसमें एग्जैक्टली कहा क्या होगा, या फिर इसके आसपास की बात हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कीवर्ड का यूज हो रहा है कि डिस्पाइट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपोजिट बात की जा रही है।
कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपोजिट बात हो रही है, कॉन्ट्रास्टिंग बातें हो रही हैं। इसीलिए हम इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, लाइक डिस्पाइट, नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर। आई होप आपको ये सब पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आपको बता ही रही हूँ कि कंपैरिजन के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्पाइट, हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस। और अगर किसी पॉइंट का जस्टिफिकेशन हो रहा है तो ये कीवर्ड्स यूज होते हैं, लाइक दस, देयरफॉर, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या सारी वो कैप्स आनी चाहिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को समझने के लिए? जैसा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त बोलता है कि ये फॉर्म भरना जरूरी है क्या, मतलब वो कैप करनी जरूरी है क्या? तो फ्रेंड्स, मेडिकल में फॉर्म भरना जरूरी होता है, बट यहां पर वो कैप करनी जरूरी नहीं है। अगर आप 10,000 वर्ड्स पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, और उसको बाद में भी अगर आप नहीं भूलते हैं उन कीवर्ड्स को, उन वो कैप को, तो ही वो कैप करने का फायदा है, अदरवाइज नहीं। तो शॉर्ट में तो मैं इतना ही बता सकती हूँ वो कैप के बारे में। फ्रेंड्स, एक मीम भी आपने देखी होगी, कहना क्या चाहते हो। तो यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड है। अगर आपको ये चीज समझ आती है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग पैसेज कहना क्या चाहता है, बस यही है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि कैसे मैंने ओलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था और उसमें कैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। फ्रेंड्स, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कि मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व किए थे। तो फ्रेंड्स, ये एक मैंने मॉक टेस्ट दिया था ओलिव बोर्ड का, जो आप देख सकते हैं कि 13 to 20 क्वेश्चंस हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के हैं, ये मेरे सारे सही हैं। तो मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि मैंने इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे अप्रोच किया था और आप किस तरीके से इसी मेथड को यूज करके 100% एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है पैसेजेस, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने पहले पैसेज नहीं पढ़ा, मैं सीधा क्वेश्चन पे गई। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ कट थ्रोट। कि कट थ्रोट का सिनोनिम बताना है कि जो कि सिमिलर वर्ड्स हो कट थ्रोट के वर्ड से। तो फ्रेंड्स, कट थ्रोट को पहली बार पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको कहीं पे सुना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सुना हुआ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, कि आजकल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। लाइकवाइज जैसे कि हम यूपीएससी में इस वर्ड को यूज करते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में, कि उसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। लाइकवाइज बैंक एग्जाम्स में भी ये यूज होता है वर्ड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। मे बी आपने सुना हो, ये वर्ड काफी फेमस है। तो मुझे वहीं से ध्यान आया कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यानी कि बहुत ज्यादा रिलेंटलेस, मतलब। बाकी फिर भी आप एथिकल को पढ़िए तो एथिक्स तो बिल्कुल अलग होता है ना, मोरालिटी, एथिकलिटी, मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एथिकल, मोरालिटी मतलब कोई कोई काम है आप उसको सही मान सकते हैं, वाइल दूसरा उस काम को गलत मान सकते हैं, तो मोरालिटी होगी वो, कि मतलब सच बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब मोरालिटी होगी। एथिक्स भी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो उसके बाद मैंने डी देखा, स्क्रूपुलस। फ्रेंड्स, आपने एक वर्ड सुना होगा अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, यानी कि शरारती तत्व। तो अनस्क्रूपुलस का अपोजिट भी देखे तो स्क्रूपुलस हो गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कट थ्रोट के सिमिलर मीनिंग में है। और तो ये तो मैंने क्रॉस ही कर दिया। नेक्स्ट देखा मर्सीफुल। मर्सीफुल मीन्स दया करना, पिटी, इस टाइप से वर्ड्स यूज होते हैं। तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेंटलेस का मुझे रिलेशन लगा कट थ्रोट का, तो इसीलिए मैंने इस पर टिक कर दिया। फ्रेंड्स, ये मैंने बिना पैसेज पढ़े ही टिक कर दिया। और हालांकि मैं इसको पैसेज पढ़ने के बाद भी मैं इसको दोबारा एक बार से देखूंगी कि क्या मैंने सही मीनिंग निकाला या नहीं। मतलब पैसेज पढ़कर भी एक बार इसको दोबारा चेकआउट करूंगी कि क्या सही था मेरा अंदाजा या फिर गलत था। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे मोर देन 80% ठीक होते हैं, बट पैसेज पढ़ने के बाद मेरे कुछ आंसर्स चेंज होते हैं। तो वो मैं पैसेज पढ़ने के बाद अच्छे से अंदाजा लगाती हूँ, बट उससे पहले मैं एक बार अटेम्प्ट कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब मैंने पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ मीनिंग अपोजिट टू द वर्ड एंडोर्समेंट। कि मतलब एंटोनिम बताना है एंडोर्समेंट से, मतलब विलोम शब्द बताना है अगर हम हिंदी में बताएं तो। एंडोर्समेंट आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पर इस चीज की एंडोर्समेंट हो रही है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो ये चीज मुझे पहले से पता थी। तो इसका अपोजिट बताना है। अप्रूवल मतलब एंडोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलता है। डिसअप्रूवल, यस, यहाँ पर कुछ मतलब दिक्कत लग रही है। सैंक्शन भी होता है कि सैंक्शन कर दिया, कि अप्रूव कर दिया। जैसे कि जो फंड्स हैं, फंड सैंक्शन हो गए। आपने इस टाइप का सुना होगा, यूनिवर्सिटी में ये वर्ड काफी यूज होता है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। तो उसके बाद है कंसेंट, मतलब अपनी अप्रूवल देना। जैसे कि अगर आपने कभी आधार कार्ड का या ऐसा कुछ कोई भी इससे रिलेटेड वर्क किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैंक में खाता भी खुलवाया है या फिर ऑनलाइन अकाउंट खोला है, तो उसमें भी नीचे लिखा होता है कि क्या आप अपना कंसेंट देना चाहते हैं या फिर नहीं। तो मतलब अप्रूवल से रिलेटेड है।
एप्रोबेशन, इसका मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता था, बट मुझे समवेयर डाउन द लाइन ये इसके सिमिलर ही लग रहा था। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका आंसर है डिसअप्रूवल। फ्रेंड्स वैसे भी अप्रूवल और डिसअप्रूवल दोनों अपोजिट मीनिंग है, तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करे वैसे भी। तो मतलब डिसअप्रूवल ही इसका अपोजिट है, वैसे भी पता चल ही रहा है। एंडोर्समेंट मतलब किसी की एडवर्टाइजमेंट करना, तो उससे अपोजिट तो डिसअप्रूवल लग ही रहा है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि मैंने बहुत ही कम टाइम में 9 सेकेंड्स में ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था, जबकि टॉपर ने 35 सेकेंड्स लिए हैं इस क्वेश्चन को करने में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू एम्प्लॉयज ऑफ्टन वर्क देयर वर्क प्लेसेस। तो मतलब ये तो पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा ना कि क्या एग्जैक्टली इसका आंसर है। तो इस आंसर को देने से पहले मैंने मतलब इसको एक बार नोट डाउन कर लिया अपने माइंड में कि वर्क प्लेस से रिलेटेड, वर्क प्लेस एम्प्लॉयज से रिलेटेड ये पैसेज है। तो उसके बाद मैंने ये पैसेज पढ़ने के बाद ही किया। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई। इसमें देखा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम काइंडनेस। तो मैंने इसको स्किम किया फटाफट क्वेश्चंस को मिनी सेकंड्स में कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। बस मैंने ऊपर वाली ही लाइन पढ़ी, नीचे वाले नहीं पढ़े। इसको मैंने पैसेज पढ़ने के बाद ही देखा कि क्या लिखा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि जहां पर भी काइंडनेस के बारे में बात हुई होगी ना पैसेज में, मुझे वहां पर फोकस करना है। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन समवन पब्लिकली एंडोर्सेस अनदर्स आइडिया एज पर द पैसेज। तो मुझे यहाँ पर इस लाइन को पढ़कर पता चला कि किसी के आइडिया की एंडोर्समेंट की बात हो रही है। अगर ऐसी कुछ चीज मुझे पैसेज में मिलती है पढ़ते वक्त, तो मुझे वहां पर फोकस करना है। तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गई। इसमें लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स हैज बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एंडोर्समेंट टू बोथ गिवर एंड रिसीवर। तो मैंने इसके कीवर्ड्स उठाए कि एंडोर्समेंट है गिवर देने वाले और रिसीवर लेने वाले, मतलब इस टाइप से कुछ जहां पर भी होगा तो वहां पर मुझे ये कीवर्ड देखना कि कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने ये दिमाग में रखा। और फिर नेक्स्ट देखा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस पैसेज में बताइए दैट कैन हेल्प समवन गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। मतलब इनमें से कौन से एक्शंस मेंशन्ड है पैसेज में, उसके बारे में ऐसा कुछ पूछा हुआ है। तो मैंने ये हल्का फुल्का दिमाग में रखा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गई। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेनिफिशियल कॉम्प्लीमेंट एज पर द पैसेज। मतलब मोस्ट बेनिफिशियल कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो ये तो पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना, तो पहले कैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट पे ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस तक ये सारे मतलब मैंने एक बार दिमाग में बिठा लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि समवेयर डाउन द लाइन एंडोर्समेंट के बारे में बात की गई है, रिसीवर गिवर, तो इस टाइप के बारे में बात की हुई है। थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि एग्जैक्टली है किसके बारे में। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पैसेज पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग से। तो फटाफट पैसेज पढ़ा और उसके बाद कट थ्रोट पर फोकस किया कि क्या मतलब जो कट थ्रोट है वो यहाँ पर भी सही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है क्या, रिलेंटलेस यहाँ पर कट थ्रोट की जगह यूज हो सकता है या इस कॉन्टेक्स्ट में सही लगेगा। तो मुझे लगा कि हाँ सही है। तो ये क्वेश्चन चेक भी हो गया, डबल चेक भी कर लिया इसको। फिर उसके बाद मैंने जब मैंने एंडोर्समेंट देखा तब भी मैंने इसको चेक किया कि क्या ये सही, मतलब इसका मीनिंग क्या ये मैंने सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो वहां पर भी मुझे लगा कि सही तरीके से किया है। तो इस तरीके से 13th और 14th क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा पैसेज पढ़ा और यहाँ पर ये मतलब डायरेक्टली ही मिल गया था, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ी। इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देती गई और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये बिल्कुल भी पैसेज। मैं आपको थोड़ा पैसेज के बारे में बता देती हूँ कि आपको स्किम कैसे करना है फटाफट। मतलब जो मेन वर्ड्स है ना उन पे फोकस करना है। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं लाइक इज एम आर, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर अगर कोई डाटा लिखा हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इस तरीके से आप ये देख सकते हो। अगर मैं इसको स्किम करना चाहूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिम नाइस गाइज फिनिश लास्ट। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो लास्ट तक लगे रहते हैं, इस टाइप का कुछ इसमें बताया हुआ है। तो मतलब पहला पैराग्राफ पढ़ के मुझे समझ आ गया कि ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, उसमें भी कुछ कुछ समझ आया और मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसके आंसर देती गई। तो इस तरीके से मैंने ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करके दिखाऊं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको जल्दी से समराइज करते हैं। तो पहले हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हो या फिर सिनोनिम एंटोनिम पूछा हुआ है, पहले वो क्वेश्चंस करके फिर हमें वन लाइनर क्वेश्चंस करने हैं। फिर हम पैसेज को पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं और साथ के साथ उनके आंसर्स दे सकते हैं। और फ्रेंड्स इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है या फिर
करेक्ट पूछा हुआ है। कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट वाला बता देते हैं, और अगर क्वेश्चन में करेक्ट पूछा हुआ है तो कई बार हम इनकरेक्ट वाला बता देते हैं। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो 1-2 मार्क्स तो आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।